गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 एसएसटी में राजा और सातवीं सातवीं शताब्दी के बाद इसमें 12 शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में किन किन राजवंशों ने शासन किया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे नए राजवंशों का उदय देखेंगे। 7वीं सदी के आते आते उप महाद्वीप विभिन्न भागों बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें महातत्व या सामंत रूप में मान्यता देते थे। उनकी उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और दरबार में हाजिरी लगाएं। ये कहते थे मतलब उनके जो राजा होता था उसके दरबार में आए और जब कोई व्यक्ति मिलने के लिए आए तो खाली हाथ ना लेके आए, वो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए, हाथ में उपहार लेके आए और जिससे दरबार में और फिर दरबार में हाजिरी लगाए। उन्हें स्वामी आदि घोषणा कर देते। जो पहले राजा हुआ करते थे, जो राजा को उस समय वह स्वयं राजा घोषणा देते थे। अधीनस्थ थे, उनके अंडर में काम करते थे। जब 18वीं सेंचुरी शुरुआत हुई तो एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था। एक दंती दुर्ग ने अपने स्वामी या अपने राजा के अपने चालुक्य स्वामी था उसकी अधीनता से उसने इनकार कर दिया था। क्योंकि जो राष्ट्रकूट है ये जैसा एग्जाम्पल मिलता है, राष्ट्रकूटों का एग्जाम्पल मिलता है और पहले सामंत या अधीनस्थ में सेवा करते थे चालुक्यों की, जो कर्नाटक में मिलता है। लेकिन एक दंती दुर्ग हुआ है, उसने अपने स्वामी बोले चालुक्य स्वामी था उसकी अधीनता से स्वीकार नहीं करता है और उसे हराया और फिर हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ एक नाम अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, या तो वह माना जाता था या फिर इससे याजक या जन्म क्षत्रिय ने होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रतत्व प्राप्त कर लेगा। यदि कोई इस यज्ञ को प्राप्त करता था या यज्ञ करता था तो यदि कोई क्षत्रिय धर्म को पालन ग्रहण कर लेता था। तो कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। कुछ उद्यमी परिवारों ने पुरुषों ने अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए उन्होंने एक सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर श्रवण और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। देखिए, कदम्ब मयूर श्रवण और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण, ये ब्राह्मण संबंध थे, लेकिन इन्होंने अपना धर्म को छोड़कर इन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को इन्होंने अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक उन्होंने स्थापित कर लिए और कर्नाटक में अपने क्या कर लिए, अपने राज्य स्थापित कर लिए। हम देखेंगे राज्यों में प्रशासन के बारे में, देखेंगे राज्यों के प्रशासन के बारे में। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराज धीराज इसका मीनिंग होता है राजाओं का राजा। ध्यान रखना, महाराजा धीराज का अर्थ होता है महाराजाओं का राजा। त्रिभुवन चक्रवर्तीवान, त्रिभुवन का अर्थ है 3 भवनों का स्वामी। इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। जो समय राजा होते थे वो इसी प्रकार की उपाधियां वो धारण करते थे कि महाराजा धीराज,
या त्रिभुवन, जो तीन भवनों का स्वामी होता था, या राजाओं का राजा, इस प्रकार वो क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे। इन राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इन राज्यों में उत्पाद होते थे किसानों से, पशुपालकों से और कारीगरों से। संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, उनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, और उनको जो उनका हिस्सा होता था, एक हिस्सा उनको छोड़ने के लिए मनाया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। जो ये हिस्सा होता था, कभी कभी इस हिस्से को लगान के रूप में माना जाता था। प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता है, राजस्व व्यापार से भी लिया जाता था। यह लगान राजस्व व्यापार से भी लगान लिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। इनसे लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों को प्रमुख संभावनाएं बनती थीं। उसके बाद भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, हम देखेंगे कि टोल द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान का तमिल भाषा का एक अंश है कि मिट्टी के मेड़े बनाकर, उसके बाद कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, चारागाह, अन्नागार, पेड़, कुएं, भूमि, बगीचे, नहरें या खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों का तालाब, मधुमक्खियों का, इस प्रकार वहाँ पर काफ़ी यूज किए जाते थे। हम देखेंगे धन के लिए युद्ध किस प्रकार करना पड़ा, या धन के लिए किस प्रकार आपस में गौर करते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने गौर क्या हुआ कि प्रत्येक जो शासक राजवंश का आधार कोई विशेष था, एक दूसरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। काफ़ी जो आपस में जो राजा जो वॉर करते थे, युद्ध करते रहते थे, उनका एक ही मकसद होता था कि वह एक दूसरे के क्षेत्र को उस पर अधिकार कर सकें और उसके राज्य को, अपने राज्य की सीमा विस्तार को बढ़ाया जा सके। एक विशेष वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। एक बहुत अच्छा क्षेत्र था जिसका नाम था, जो गंगा घाटी में पड़ता था, जिसका नाम था कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदैव तक कन्नौज के ऊपर कंट्रोल रखे हुए थे। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उन्होंने कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया हुआ था और काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तीन वंश, जो तीन पक्ष थे, इसलिए इनकी चर्चा त्रिपक्ष संघर्ष में के रूप में होती है। तीन पक्ष संघर्ष कैसे हुआ? गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में लड़ते रहते थे और लड़ने का कारण केवल एक ही था, वो क्या था? कन्नौज पर। क्योंकि कन्नौज पर बहुत भारी संपदा थी, कन्नौज बहुत भारी एक अच्छा स्टेट था, काफ़ी धन से भरा हुआ वो काफ़ी क्षेत्र था। उसके लिए, उसको अपनाने के लिए आपस में ये युद्ध करते रहते थे, इसलिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। उसके बाद शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा दिया, सत्ता संसदा प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। उसके बाद अफगानिस्तान गजनी सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध 1797 तक शासन किया। देखिए, सुल्तान महमूद है जिसने 997 से लेकर और 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप पश्चिमी हिस्से तक किया। उसने संपन्न मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। देखिए, महमूद गजनवी, ऐसे नाम तो उसका महमूद गजनवी है, जिसने भारत पर लगातार 25 आक्रमण किए थे और उसका 25वां जो आक्रमण था वो कहाँ था? सोमनाथ के मंदिर पर था। उसने भारी के खजाना लूट लिया था और वो अपने गजनी ले गया था और वैभवशाली राजधानी का निर्माण उसने खर्च किया था। सुल्तान महमूद अपने जीते लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक का विद्वान इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। जो महमूद गजनवी था उसने एक व्यक्ति था अल बरूनी को काम सौंपा कि वो भारत के जो डाटा है इसके बारे में लिखना है। क्या क्या लिखा उसने लिखने का काम दिया और अरबी में लिखी गई उसकी किताब अल हिंद आजमी, एक पुस्तक किताब अल हिंद,
जो अल बरूनी ने लिखी है और ये तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों को परामर्श किया था। उसके बाद कलम पृथ्वीराज चौहान और चाहमानों के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग कहानी चले कल। और कल कोई मिस मत करना क्लास को, और सभी कल बुक लेके खोलना है और कल आपके और भी काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ इसमें सुनाई देंगी आपको। आज इतना ही काफ़ी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7th SFT में राजा और सातवीं शताब्दी के बाद, इसमें 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में, किन किन राजवंशों ने शासन किया उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। हम देखेंगे नए राजवंशों का, तो देखेंगे 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप विभिन्न भागों बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें महातत्त या सामंत के रूप में मानता रहते थे। उनकी उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और दरबार में हाजिरी लगाएं। ये कहते थे, मतलब उनके जो राजा होता था उसके दरबार में आए, और जो कोई व्यक्ति मिलने के लिए आए तो खाली हाथ ना लेके आए, वो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए, हाथ में उपहार लेके आए, और जिससे दरबार में और फिर दरबार में हाजिरी लगाए। उन्हें स्वामी आदि घोषणा कर देते। जो पहले राजा हुआ करते थे, जो राजा को उस समय वह स्वयं राजा